कैसे आप सब लोग। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपके सामने आ गया एक बार इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं। तो इसको स्किप करना एक बेवकूफी होगी। तो इस चैप्टर को बहुत ही ब्रीफली पढ़ें, क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपके आगे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप किसी भी कंपनी में जाने वाले हैं, आप कोई सीनियर पोस्ट पे काम करेंगे, तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे किसी भी कंपनी के सामने, तो आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आनी ही चाहिए। तो चलिए बिना टाइम जाया करिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसको एक बार मैं प्रीव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि हमारे चैनल का क्यूआर कोड है, जो कि आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंचने के लिए। अब आप इस क्यूआर कोड को किसी भी एप्लीकेशन से अगर स्कैन करते हैं, वेदर फोन पे, मोबाइल पे, किसी से भी अगर आप इसको स्कैन करते हैं, तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको कई बार लिंक को टच करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। चलिए ये वाला पेन यूज करते हैं। चलिए देखिए, आपने सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे चैप्टर के अंदर क्या क्या सिलेबस है, यानी कि माइंड मैप के थ्रू हमने आपको बता दिया था कि क्या क्या आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आपने टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर आप ये सब कवर करेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेशियल। और उसके बाद आप ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर कवर करेंगे बार डायग्राम और पार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर भी 3 टाइप्स के हैं, एक सिंपल डायग्राम होगा, एक मल्टीपल डायग्राम, दूसरा कंपोनेंट बार डायग्राम। फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर ज्योमेट्री के बाद जो आपका दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसके अंदर आपके 4 टाइप आएंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। और लास्ट है आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसको टाइम सीरीज भी कहा जाता है। तो ये सब आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। एक बार फिर मैं आपको सिर्फ प्रीव्यू दे रहा हूँ, ताकि आपको क्विक रिवीजन मिल जाए। उसके बाद हमने डाटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा था, मेरिट्स पढ़ लिए थे, डीमेरिट्स पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट आपने पढ़ा था टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन इन टेबुलेशन ऑफ 4 काइंड्स, जिसमें आपने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और टेम्पोरल, एंड लास्ट वन आपका स्पेशल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी क्लासिफिकेशन की, क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की। नेक्स्ट में आपने पढ़ा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्टैटिकल टेबल आपको पढ़ा थी। स्टैटिकल टेबल क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन डेटा इन कॉलम्स एंड रॉज। डेटा को कॉलम और रो में सिस्टमैटिक तरीके से लगाना है, स्टैटिकल टेबल। उसके बाद आपने पढ़ा था टेबुलेशन क्या होता है। टेबुलेशन क्या एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डेटा को क्या करते हो, टेबल की फॉर्म में कॉलम एंड रो में एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। और वो कैसा हो सकता है, 1 वे भी हो सकता है और 3 वे भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ये आपने पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, आपको मैंने टेबल कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट समझा दिया था। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। एक बार रिव्यू देख लो। जो टेबल होता है उसके फॉर्मेट में सबसे पहले आपका टेबल नंबर आएगा, जैसे 7.1 हो गया फॉर एग्जाम्पल। फिर इसको कोई देखो 7.1, फिर टाइटल मान लो, टाइटल आ गया आपका ABC, ठीक है। उसके बाद आपका ये टाइटल अगर शॉर्ट में होता है, तो कोई चीज़ अगर आपको डिस्क्रिप्शन में देनी है तो उसमें यहाँ हेड नोट में आप डाल सकते हो किस रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड। ये आपका कॉलम की हेडिंग डाली जाती है यहाँ पे, और ये सब हेड डालने के काम आएंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप रॉ की जो हेडिंग्स होती हैं या सब टाइटल फिल करोगे, ये आपके सेल हो गए, ठीक है। ये आपकी मेन
बॉडी हो गई किसकी, टेबल की। ये जो हेड है, यहाँ पे हेड किसके आते हैं, कॉलम के हेड आते हैं, जिसको कैप्शन या विद सब हेड भी यूज कर सकते हो। नीचे फुट नोट, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टेबल से रिलेटेड वो यहाँ डालनी। और सोर्स कि डेटा जो आप प्रेजेंट कर रहे हो टेबल में कहाँ से आया गया, किस कंपनी का डेटा है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, किस सोर्स से लिया गया है, किसी मैगजीन से लिया गया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है, तो वो सोर्स को भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। चलिए अब आगे आज हम पढ़ते हैं एसेंशियल गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड टेबल, कि एक अच्छी टेबल बनाने के लिए जो गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब ये पॉइंट्स आप सेम टू सेम पॉइंट्स, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एसेंशियल गाइडलाइंस टू कंस्ट्रक्ट अ गुड टेबल, तो आप ये सारे यहाँ पे जितने 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन 7 पॉइंट्स में से अगर 5 पॉइंट्स भी मेंशन कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। इसलिए ही यहाँ पे आपको शॉर्ट में मैंने इसमें प्रेजेंटेशन के अंदर लिख के दिए, आप एज इट इज भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखो पहला जो आपका इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पॉइंट है किसी भी टेबल को बनाने का, आइडल मैनेजेबल साइज। साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आइडल साइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे ही कॉलम बना दिए, बहुत लेंदी बना दिए, नहीं, डाटा को मैनेज करो ताकि एक आइडल साइज बने। बहुत ज्यादा कॉलम और बहुत ज्यादा रॉज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कॉलम एंड रॉ। ऐसा ना हो कि कॉलम बहुत ज्यादा लेंदी हो गए, रॉ बहुत छोटी, या रॉ बहुत लंबी हो गई, कॉलम बहुत छोटे। एक अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए जिससे टेबल बहुत सूटेबल दिखाई दे। उसके बाद सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन विदाउट ओवरलैपिंग, और प्रेजेंटेशन सिस्टमैटिक हो, तरीके से रखी गई हो चीज। ऐसा ना हो आपने पहले रख दी, फिर आप उसको गड़बड़ दिखी उस पर, फिर आप दोबारा को इधर उधर कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, जिसमें आपको दोबारा डेटा लिखना पड़ रहा है, जिससे वो ओवरलैपिंग दिखाई देगी, और ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा खराब लगती है। प्रेजेंटेशन के अंदर ओवरलैपिंग का कहीं पे भी काम नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ लार्ज नंबर, जो ज्यादा नंबर लार्ज होंगे, जैसे 978 आ रहा है, तो आप क्या करें, वो डेटा के अंदर अप्रोक्सीमेशन यूज करें, यानी कि राउंड ऑफ फिगर यूज करें, थाउजेंड्स यूज कर लें, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें हर एक आइटम को एक्सप्लेन किया गया हो जो कि मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, तभी आपको हमेशा फुटनोट का ऑप्शन दिया जाता है। किसके अंदर, टेबल के नीचे फुटनोट का ऑप्शन दिया जाता है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, और डाटा ऐसे रखा गया हो कि उसको कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ताकि कोई अगर जो स्टैटिकल स्टूडेंट नहीं है, यानी जिसको स्टैटिस्टिक की नॉलेज नहीं है, वो भी उसको आसानी से समझते हैं कि इसलिए डेटा ऐसे ही प्रेजेंट करना है ताकि कंपैरिजन किया जा सके। शुड हैव ऑल पार्ट ऑफ टेबल, और टेबल का एक भी पार्ट मिस ना हो, अदरवाइज टेबल इनकम्प्लीट माना जाएगी। मान लो आपने फुट नोट नहीं लिखा है, या आपने सोर्स नहीं लिखा है, टेबल नंबर लिखा है, हेड नोट नहीं लिखा है, कॉलम के सब हेड लिखे, रॉ के सब हेड नहीं लिखे, तो वो इनकम्प्लीट टेबल कहलाएगी। इसलिए टेबल के अंदर हर एक चीज कंप्लीटेड होनी चाहिए। तो ये आपके 7 एसेंशियल इंस्ट्रक्शन है टू ड्रॉ अ गुड टेबल। आपको सातों के सातों याद होने चाहिए। अगर नहीं भी साथ याद होते हैं तो क्वेश्चन के अंदर अगर आता है तो एटलीस्ट आपको 5 तो लिखने ही है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका टेबुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक। टेबुलेशन क्या बोला, टेबुलेशन डिपेंड होता है किस पे, अपॉन द नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक, कि कितने करेक्टरिस्टिक हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि टेबल हम कैसी बनाएंगे। पहले बोल रहा है इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे 1 वे टेबल बन सकती है, 2 वे टेबल बन सकती है, या 3 वे टेबल, क्योंकि टेबल में कितने ज्यादा क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप। मान लो मेल फीमेल 2 वे हो गया, या फिर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर रहे हो, मान लो लेस देन 60 अबव 60 आपने 3 वे बना दिया। तो मतलब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन करो उस तरीके से बनाया जा सकता है। 1 वे टेबल के अंदर देखो एग्जांपल दे रहा है 1 वे कैसे करना है। दीज टेबल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। इस टेबल को सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेस पे स्टूडेंट्स को अलग कर देना। तो एक ही तरीके के क्लासिफिकेशन हुआ कि भाई अब मान लो आपने इंटरवल बनाया 0 से 10, तो 0 से 10 की एज वाले इधर आ गए, फिर 10 से 20 वाले इधर आ गए। लेकिन जो टेबल उसका क्लासिफिकेशन तो एक ही हुआ ना, एक ही जगह स्टूडेंट्स के नंबर एज के जो है कैलकुलेशन आ रही है। अब 2 वे कैसे बनेगा, उसके अंदर करेक्टरिस्टिक, क्यों यहाँ पे एज का एक ही करेक्टरिस्टिक था, अब 2 वे है तो 2 करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। 2 वे टेबल, इसमें क्या होगा, दिस टेबल आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 करेक्टरिस्टिक। इन टेबल को 2 करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स। अब एज और सेक्स दोनों के अकॉर्डिंग डेटा, एक एज के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, दूसरा सेक्स के। मान लो 0 से 10 एज,
ठीक है, मान लिया हमने 0 से 10 एज के बीच में 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें मेल और फीमेल को भी अलग कर दिया। अब आपने क्या 0 से 10 की एज, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि भाई इसमें कितने आ रहे हैं 10 स्टूडेंट, लेकिन इन 10 में भी 6 बॉयज हो गए और 4 गर्ल्स हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। तो क्या हो गया, दो तरीके के करेक्टरिस्टिक हो, एक हो गया आपका एज, दूसरा हो गया आपका जेंडर, है ना। तो ये दो करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ। थ्री वे टेबल, अब थ्री वे टेबल का मतलब ऐसी टेबल जो ऐसा डेटा प्रेजेंट करती है जिसके अंदर 3 करेक्टरिस्टिक हो। एग्जांपल दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, सेक्स एंड क्लास। अब क्लास भी दे दिया, फॉर एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, ठीक है, इतने से इतनी एज के, और फिर कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ऐसे 3 तरह के करेक्टरिस्टिक बन गए। मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, फायदा क्या है टेबुलर प्रेजेंटेशन का है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस मान लो या मेरिट मान लो, एक ही चीज है। सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एक तो बहुत सिंपल होती है, डाटा कंपैरेटिवली लिखा गया होता है और सिंपल होता है। इजी एनालाइज, जब डाटा कंपैरेटिवली लिखा गया तो एनालाइज करना बहुत आसान है, कहाँ फॉल्ट है हमें पता लग जाएगा, या रिजल्ट निकालना आसान हो जाएगा। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, जब डाटा लिखा गया है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हमें क्या करता है, हमें कंपैरिजन के लिए एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि मान लो मेल फीमेल का डाटा अलग कर दिया, कंपैरिजन मिल गया, लिटरेट इलिटरेट का कर दिया, कंपैरिजन मिल गया, रूरल अर्बन का कर दिया, कंपैरिजन मिल गया। इकोनॉमिकल, अब इकोनॉमिकल होता है क्योंकि टेबल को बनाने में कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, इसलिए ये इकोनॉमिकली अच्छा होता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई ज़्यादा कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं होता है। हाईलाइट्स करेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, और टेबल के अंदर हम आराम से करेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हमें शो करना है तो उसको हम आराम से टेबल के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, डीमेरिट ऑफ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। डीमेरिट क्या भाई, फायदे तो देख लिए, अब भाई किसी चीज के फायदे हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसान भी आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है। जितना ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड बढ़ती जा रही है उतना ही हम लोगों को हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले हम 2G नेट चलाते थे तब भी हमारा काम चल जाता था, लेकिन 2G नेट के समय पे आपने देखा था कि हमारे आसपास जो बर्ड्स थे वो थे, और बर्ड्स भी हमारे नेचर का एक पार्ट है जो नेचर की साइकिल को चलाते हैं। अगर बर्ड्स ना हो तो इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, और इंसेक्ट्स अगर खत्म नहीं होंगे तो बीमारियां फैलेंगी। अब जैसे जैसे नेट की स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे जो बर्ड्स हैं, बिकॉज ऑफ रेडियंस, जो इंटरनेट की स्पीड है उसकी रेडियंस की वजह से जो बर्ड्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो खत्म होते चले गए। बर्ड्स अब आप देखोगे आपके आसपास स्पैरो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इवन मैं तो कह रहा हूँ मैंने कई सालों से देखी ही नहीं है चिड़िया। मेरे पहले छत पे बैठती थी, सुबह चिड़िया देखने को मिल जाती थी, कई बार चिड़िया की आवाज़ से आँख खुलती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको किसी भी बर्ड की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियंस। जो इंटरनेट की रेडियंस है उनकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो ख़त्म होते चले आ रहे हैं। अब जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, हमें टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप तो हो रही है और इंटरनेट हमारी हेल्प भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हमारे जो नेचर साइकिल है उसमें से बर्ड्स को हटा दिया, जिसकी वजह से हमारी नेचर साइकिल डिस्टर्ब हो गई। अब नेचर साइकिल डिस्टर्ब होने से क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं वो खत्म नहीं होंगे, इंसेक्ट्स के थ्रू जो बीमारियां वो बढ़ना शुरू होंगी, और कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। तो जैसे जब से इंटरनेट की स्पीड बढ़ना शुरू हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है किसी चीज़ के अगर फायदे हैं तो उसके साथ उसके नुकसान भी हैं। तो जैसे कि टेबुलर प्रेजेंटेशन के मेरिट्स पढ़े थे, अब उसके डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स रिक्वायर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। बोला कि अगर किसी को भी टेबल बनानी है तो उस पर्सन को उस डेटा के जो करेक्टरिस्टिक है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं बना सकता। इसका मतलब है टेबल बनाने के लिए एक बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो वो टेबल को प्रेजेंट नहीं कर सकता। दे आर नॉट एनेबल फॉर क्विकर कंपैरिजन ऑफ द फैक्ट प्रेजेंटेशन एज अ डायग्राम। जैसे कि डायग्राम के अंदर एकदम क्विक कंपैरिजन दिखता है, जैसे पाई चार्ट बना दिया तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा है हमें पता लग जाता है कि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या इसका रिजल्ट ज़्यादा है, लेकिन टेबल में ऐसा नहीं होता। टेबल में आपको प्रॉपर उसको पढ़ना पड़ता है, तब आपको पता लगता है कि कंक्लूजन क्या है। लेकिन डायग्राम के कंपैरिजन में देखा जाए तो टेबल जो है क्या होती है, क्विक कंपैरिजन नहीं देती है, डायग्राम आपको क्विक कंपैरिजन दे देता है। उसके बाद
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें, अभी हमने टेबुलेशन प्रेजेंटेशन देखी थी। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिंपल वे में समझे, जिस भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को थ्रू डायग्राम प्रेजेंट किया जाएगा, दीज आर कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्या, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का एक प्रोसेस है पूरा, जिसके अंदर आप डायग्राम यूज करोगे, वेरियस टाइप के डायग्राम, आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हो, बार डायग्राम यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज कर सकते हो, लाइन ग्राफ यूज कर सकते हो। तो आपके सिलेबस में जो जो है एक एक करके देख लेते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड्स द क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन टू बी एक्सप्लेन्ड बाय डाटा इन कंपेरिजन टू टेबुलर और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक presentation of data translate quite effectively the highly abstract ideas contained in numbers into more concrete and easily comprehensible form। अभी इसका कंक्लूजन बताऊं, जो आपको थ्योरी कह रही है वो सिर्फ ये कह रही है कि अगर कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट बना रहे हैं, अब मैंने इनको डिवाइड कर दिया भाई 80 आपका 78%, ठीक है, 78%, अगर आप इसको, ये आ गया आपका 12%, कितना हो गया 80 90 10%। अगर मैं ऐसे कर दूं, एक्यूरेट नहीं है, आपको एंगल बनाना पड़ेगा। अगर हम ये देखें, अब मैं बोल दूं ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं और ये हिंदी के, आपके क्विक कंपैरिजन मिल गया कि नहीं। मैथ्स में वो बच्चा बहुत अच्छा है, सीधे ही दिख गया, लेकिन अगर इसको टेबल में लिखा जाता तो टेबल में आपको पहले टेबल पढ़नी पड़ती, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता। ये देखते आपको समझ में आ गया कि उस स्टूडेंट के मैथ्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं और मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश और हिंदी में अच्छा नहीं है। क्या मिला, क्विक कंपैरिजन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का एक ही फायदा है, जो कि टेक्सचुअल और टेबुलेशन में नहीं होता, कि एक क्विक कंपैरिजन देता है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख, मेरिट ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। भाई फायदे क्या है इसके, है ना, जैसे कि टेबुलेशन के फायदे थे, नुकसान थे, ऐसे ही डायग्रामेटिक के फायदे हैं तो उसके भी नुकसान होंगे। पहला, प्रोवाइड्स द क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग। अभी दिखा ना, जैसे मैंने आपको डायग्राम पाई चार्ट बना के दिखाया, आपने देखते बता दिया कि 78% उसके मैथ्स में, इसका मतलब वो बाकी अदर दो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्विकर कंपैरिजन, आपने जस्ट देखते ही बताया कंपैरिजन, है ना। ट्रांसलेट्स डाटा इनटू मोर कॉन्क्रीट एंड इजीली कंपेरिजेबल फॉर्म। बोला है जो डाटा होता है उसको कॉन्क्रीट यानी बहुत सॉलिड फॉर्म में रिजल्ट निकालता है, ठीक है, और इजीली कंपैरिजन होता है ना। सीधे ही आपने जो मैंने बताया था 78 12 और 10, आपने सीधे ही बोल दिया ना मैथ्स में अच्छा है, क्योंकि ये मैथ्स के परसेंट थे, ये हिंदी के और ये इंग्लिश के। तो आपने कॉन्क्रीट मतलब एक सॉलिड इंफॉर्मेशन रिजल्ट दिया ना, मैथ्स में बच्चा अच्छा है, देखते रिजल्ट पता लग रहा है, इजीली आप देख पा रहे हैं, देखा ना। ट्रांसलेट डाटा, डाटा को ट्रांसलेट किया जा रहा है इनटू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड, एंड इजीली कंपेरिजेबल फॉर्म, इजीली कंपेरिजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। 12% 10% 78%, सीधे ही दिख रहा है, बहुत ही आसानी तरीके से एक सॉलिड डाटा बन गया जो कि कंपैरिजन करने में आसान है। मच मोर इफेक्टिव, बोलने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिव है ना, देखते ही बता दे कोई भी इंसान कि ये स्टूडेंट जिसके भी मार्क्स हैं वो मैथ्स में इंटेलिजेंट है, इफेक्टिव है। और टेबल में लिखा होता तो नहीं पता लगता। अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, देखने में अच्छा लगता है। टेबल, एक आप टेबल बनाओ ऐसे करके, इंग्लिश लिखो, मैथ्स लिखो, हिंदी, यहाँ मार्क्स लिखो 10 78 और 12, है ना। अब देखो ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगेगा। डायग्राम सबको पसंद है, बुक्स को भी अट्रैक्टिव क्यों बनाया गया, ताकि आपका पढ़ने में मन लगे। अगर सिर्फ थ्योरी लिखी जाती तो थ्योरी देख के बच्चे बोर हो जाते हैं, उसमें पिक्चर्स बनाई गई हैं ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करें और बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहे। डीमेरिट ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, अब फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। पहला, सुटेबल ओनली फॉर कंपैरिजन, डायग्राम सिर्फ कंपैरिजन के काम ही आता है, इसका पहला डीमेरिट, इससे और कोई काम नहीं किया जा सकता। दूसरा, मिस इंटरप्रेटेड इजीली, इसको मिस इंटरप्रेट यानी कि कहते हैं ना कि इसका मिस यूज भी किया जा सकता है, ठीक है, और इसका गलत रिजल्ट भी निकाला जा सकता है बहुत जल्दी से। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया 78 उसके मैथ्स में थे, हिंदी में थे, इंग्लिश में, तो हमने छुट्टी से बोल दिया इसको इंग्लिश नहीं आती,
बोल दोगे ना इसको इंग्लिश नहीं आती। क्या एक डायग्राम बता सकते हो तो बच्चों इंग्लिश आती है नहीं आती? नहीं बता सकता ना। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, डाटा के अंदर सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, और जो डायग्राम होता है उसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो आपको दिख रहा था आप वही बताते हो। लेकिन टेबल के अंदर आपको नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, आप फुट नोट लिख सकते हो, सोर्स लिख सकते हो, ऐसा डायग्राम में कुछ भी नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एनालाइज, और कोई और एनालाइज करने के लिए काम, एक बार का डायग्राम बन गया, जिस डेटा का बन गया अब ये उसी डेटा का रहेगा, इसको और किसी और में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस डेटा को पहले कन्वर्ट किया जाता है डिग्रीज में, ठीक है। लेकिन टेबल का डाटा नॉर्मल फॉर्म में होता है, इसको दोबारा किसी और पर्पज के लिए या किसी और एनालाइज के लिए यूज किया जा सकता है, डायग्राम को नहीं किया जा सकता। डायग्राम में बी मोर और लेस एक्यूरेट बट आर मच मोर इफेक्टिव देन टेबल इन प्रेजेंटिंग द डाटा। बोल रहा है डायग्राम क्या होते हैं, मोर और लेस एक्यूरेट, मतलब हो भी सकते हैं ज्यादा एक्यूरेट और नहीं भी हो सकते, बट ये इफेक्टिव ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू टेबुलेशन और टेक्सचुअल। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डायग्राम इन कॉमन यूज, अमंग्स देम द इंपॉर्टेंट वंस आर द फॉलोइंग। बोला बहुत सारे डायग्राम यूज किए जाते हैं, लेकिन आपकी 11th क्लास की बुक में जो आपके सिलेबस के अंदर है वो ज्यादा नहीं है। कितने हैं वो आपके? 3 मेथड है, एक जियोमेट्रिक डायग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी डायग्राम और तीसरा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। आपके सिलेबस में इतने हैं, डायग्राम के काफी सारे टाइप्स होते हैं, आपको 11th क्लास में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो जियोमेट्रिक डायग्राम होता है वो क्या होता है, इन दिस कैटेगरी 2 टाइप्स ऑफ डायग्राम, इस कैटेगरी को भी 2 टाइप में, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करा था माइंड मैप के थ्रू बताया था ना, इसमें 2 तरह के डायग्राम होता है, बार डायग्राम आता है या फिर आपका पाई डायग्राम आता है। किसके अंदर? जियोमेट्रिक। अब याद रखना जियोमेट्रिक डायग्राम के अंदर ज्योमेट्री के टूल्स यूज होंगे, बार डायग्राम बनाने के लिए स्केल पेंसिल वगैरह यूज होगी, पाई डायग्राम बनाने के लिए कंपास यूज होगा, यूज तो बाकियों में भी होगा, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिक आइटम यूज होंगे हो रहे हैं, तो याद रखना इसका नाम ज्योमेट्रिक डायग्राम। अब देखो यहाँ बार डायग्राम का एग्जाम्पल दे दिया आपको। बार डायग्राम क्या होता है? बार डायग्राम कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स of rectangular bars for each category, data, height, length on the read the magnitude of data. Bars of bar diagram can be visually compared by their relative height, and accordingly the data are compared equally. These are suitable both for frequency type and non-frequency type variable and attributes. अब देखो ये जितनी भी कहानी लिखी थी, ये कहानी आपके लिए लिखी गई है ताकि आप इस कहानी को अगर आपके खुद का आंसर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में एज इट इज ऐसी कहानी यानी थ्योरी यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको थोरली समझो कि ये होता क्या है। बार डायग्राम क्या होता है? इसमें डेटा को बार्स के थ्रू दिखाया जाता है। इन बार्स के थ्रू डेटा जो होता है उसको कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस बार डायग्राम में जितने भी बार होती है उनकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है। लेंथ डेटा पे डिपेंड करती है, लेकिन जो विड्थ होती है ये जो होती है आपकी इक्वल होनी चाहिए। इनके बीच में जो मार्जिन है ये भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बार डायग्राम आप फ्रीक्वेंसी वाले डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं और एट्रीब्यूटेड डेटा होगा उसके लिए भी। एट्रीब्यूट मतलब ऐसे डेटा जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता, पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो बार डायग्राम समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखो मल्टीपल बार डायग्राम। आपने जो पहले पढ़ा था वो सिंगल बार डायग्राम था और ये है मल्टीपल। मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर क्या होता है कि आप पहले एक सिंगल डेटा पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे 2 डेटा एक साथ पढ़ोगे, बॉयज और गर्ल्स का डेटा पढ़ रहे हो, जिसमें आपने पढ़ा था सिंगल प्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसके बाद आप आपने क्या पढ़ा था 2 वे पढ़ा था, उसके बाद 3 वे टेबल में पढ़ा था। ऐसे इसमें आप सिंगल में देख सकते हो, ठीक है, डबल में और कंपोनेंट में, मतलब सिंगल मल्टीपल और कंपोनेंट ऐसे देखोगे। तो ये आपका किस में आ जाता है? मल्टीपल में आ जाता है। मल्टीपल में यानी कि एक से ज़्यादा बार। तो ये शो कर रहा है जो डार्क वाला बॉयज़ के लिए और ये गर्ल्स के लिए। इसमें सेम चीज़ रहेगी, इनके बीच के डिफरेंस सेम होना चाहिए, इनके विड्थ सेम होनी चाहिए, लेंथ डेटा के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन बार्स के थ्रू शो की जा रही है, और अगर एक से ज़्यादा बार के थ्रू शो की जा रही है यानी कि 2 वे डेटा आएगा तो वो होगा आपका मल्टीपल बार डायग्राम। शोज 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को शो करेगा। इसमें 3 भी आ सकते हैं, आप इसके साथ एक और बनाना चाहो अगर ऐसे,
ठीक है, तो वो भी मल्टीपल के अंदर ही आएगा। बस यहाँ आपको देना पड़ेगा ऐसे करके, जो रेड वाले हैं वो क्या है, हम ट्रांसजेंडर ले लेते हैं, है ना, बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर। मतलब मल्टीपल के अंदर दो, दो से ज्यादा ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो के लिए मल्टीपल यूज है, दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आ गया आपका कंपोनेंट सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। इसके अंदर क्या होता है, वेरी शोज वेरियस सब डिवीजन ऑफ अ वेरिएबल। इसमें एक ही डायग्राम के अंदर डिवीजन बना दिए जाते हैं वेरिएबल के। जैसे कि एक ये बनाया आपका बार, इसके अंदर यहां तक बॉयज हो गए, ये आपके गर्ल्स हो गए। इसमें अगर आप चाहो तो तीनों बना सकते हो, यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी बना दिए। तो इसको बोला जाता है आपका कंपोनेंट सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपके दिखा दोगे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट, जैसे कि ये फुटबॉल का है, ये हॉकी का है, ये रग्बी का है, और ये अदर, ये गेम्स के। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत आसानी समझ में आ रहा है। और बार डायग्राम वगैरह आप तो ये पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th क्लास से, और अब तो 11th में आ गया, तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। एक बार प्रैक्टिस करिए, क्विकली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाई डायग्राम क्या है। पाई डायग्राम के अंदर पाई यूज होता है, यानी कि गोल गोल पाई खाया आपने, लॉटे चौको पाई खाया होगा, गोल होता है ना। पाई डायग्राम क्या होता है, अब पाई डायग्राम इज अ कंपोनेंट डायग्राम, एक कंपोनेंट डायग्राम होता है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग डिवीजन बनाए जाते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। इट रिप्रेजेंट सर्कल हुज एरिया इज प्रोपोर्शनली डिवाइडेड अमंग द कंपोनेंट। बोले इसमें सर्कल के थ्रू प्रेजेंट किया जा सकता है, और इस सर्कल का जो एरिया है वो कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली डिवाइड करते जाता है, कि जिस डाटा का या जिस फैक्टर का प्रोपोर्शनेट जितना, उसको सर्कल के एरिया के अकॉर्डिंग, मान लो किसी का 10% है अगर डेटा, तो उसको एरिया का 10% दे दिया जाएगा सर्कल में से। इट इज कॉल्ड अ पाई चार्ट, ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डायग्राम। देखो उसका क्या कहा जाता है, पाई चार्ट भी कहा जाता है, एंगुलर डायग्राम भी कहा जाता है, सर्कुलर ग्राफ भी, सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, पिज्जा चार्ट भी कहते हैं, और सेक्टर ग्राफ। तो देख लो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो पाई डायग्राम के कितने सारे नाम हैं याद रखना, एंगुलर डायग्राम, पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ, पिज्जा चार्ट और सेक्टर ग्राफ। याद रखना, पिज्जा चार्ट भी कहते हैं इसको, पिज्जा की तरह होता है ना, पिज्जा में सर्कल होता है, स्लाइस में डिवाइडेड होता है, इसलिए पिज्जा चार्ट भी कहते हैं। द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सच एज मैनी पार्ट एज देयर आर कंपोनेंट बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। मतलब कैसे बनाया जाता है, एक सर्कल होता है, सेंटर से और ये जो सर्कमफ्रेंस होता है, इनके थ्रू स्ट्रेट लाइन करके डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, पाई चार्ट यूजुअली आर नॉट ड्रॉन विद एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ अ कैटेगरीज, क्योंकि पाई चार्ट को भी एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह वैल्यू को क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में आपको जो डिग्री होती है 360, क्योंकि अगर पूरा आप करो, अगर आप पूरा ऐसे बनाओ, ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल होता है कितना होता है 360। अब आप उन जो आपका डेटा है उसको एंगल में कन्वर्ट करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। द वैल्यूज ऑफ ईच कैटेगरी आर फर्स्ट एक्सप्रेस्ड एज प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कैटेगरीज। बोला जब हम जो डेटा होता है पहले उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, फिर उस परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एंगल के अंदर, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a circle in a pie chart irrespective of its value of radius is through the having 100 equal part of 3.6 डिग्री। बोला है कि जो एक सर्कल होता है उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड अगर किया जाए तो उसके 100% के अकॉर्डिंग हम हर एक पार्ट को 3.6 डिग्री दे पाएंगे एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि टोटल एंगल 360, उसको 100% में अगर डिवाइड करें तो एक एंगल आएगा आपका 3.6 डिग्री का। टू फाइंड आउट द एंगल द कंपोनेंट शैल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर हमें किसी एंगल, अगर किसी का क्या निकालना है, शैल भी सब, अगर हमें किसी का फाइंड करना है क्या एंगल, तो वो एंगल कहाँ बनता है, सेंटर पे बनता है, यहाँ पे बनता है ना, तो उसको किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, इसके 3.6।
ईच परसेंटेज फिगर ऑफ एवरी कंपोनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3.6। मान लो कि जो हमारा परसेंटेज निकला वो निकला 10%, तो हमें इसे एंगल में कन्वर्ट करना है, तो 3.6 को क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपका एंगल कितना बन गया 36। या फॉर्मूला दे रखा है, एंगुलर पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सर्कल, ऊपर आपको रखना है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, यानी कितनी वैल्यू है आपकी, नीचे रखना है टोटल वैल्यू, मल्टीप्लाई करना है 360। ठीक है, ये ऊपर आ गया आपका कंपोनेंट वैल्यू के लिए C, टोटल वैल्यू के लिए T और इनटू में 360 एंगल के लिए। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका निकालने का, एंगल निकालने का। ठीक है, अब हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लिया, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम और अर्थमेटिक डायग्राम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दो टाइप आएंगे आपके, फ्रीक्वेंसी आएगा और दूसरा अर्थमेटिक आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है भाई, द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, जो डाटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और जिनको किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी डायग्राम के थ्रू, लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव। ये जो है ये आपके फॉर्म है किसके, हिस्टोग्राम हो गया आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी भी आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी कर्व भी और ओजाइव भी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू वीडियो के अंदर। आज तक के लिए आपको जो पढ़ाया गया, आज आपको पढ़ाया गया क्या, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेबल, उसके बाद आपको पढ़ाया गया क्या, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ टेबुलेशन फॉर्म, उसके बाद आपको पढ़ाया गया क्या पढ़ाया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपने पढ़ा जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके आपने मेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े, जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन के आपने टाइप पढ़े, बार डायग्राम पढ़ा जिसके अंदर आपने सिंगल बार डायग्राम पढ़ा, मल्टीपल बार डायग्राम पढ़ा और कंपोनेंट बार डायग्राम पढ़ा। उसके बाद आप आ गए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आपको बता दिया ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, जिसके अंदर आप ग्राफ के थ्रू डेटा प्रेजेंट करते हैं, ऐसा डेटा जिसको फ्रीक्वेंसीज के अंदर होता है, जिनको हम शो करेंगे हिस्टोग्राम के थ्रू, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू और फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू। ये सारे जो नेम मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कहीं ना कहीं 10th क्लास तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसको आपको एक बार और क्विक रिविजन लेनी है और एग्जाम में इसके सारे क्वेश्चन को खत्म कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आप अगर हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो हम आप सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने डाउट पूछें। ठीक है, और डाउट को एक साथ पूछने में मुश्किल होती है तो आप पेन पेपर लें और उसको एक जगह पर लिख लें, फिर आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाएं, वहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड किया है एक आस्क माई क्वेश्चन कॉलम, उसके अंदर खटाक करके अपना क्वेश्चन डाल दें, खटाक करके एक्सपर्ट आंसर देंगे, या फिर जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी खटाक करके आपका आंसर देंगे। और एक मस्त बात यह है कि आप अगर डाउट पूछते हैं तो आपके पास मौका है रिवॉर्ड्स और पॉइंट अर्न करने का, और बहुत ही खुशी के साथ बता रहे हैं कि हम आपको एजुकेशन एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितना चाहे लूट लो, क्योंकि फ्री की चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हम ट्राई कर रहे हैं आपको 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं, यानी कि एकेडमिक भी नॉन एकेडमिक भी, धीरे धीरे हम नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम आपके साथ करेंगे। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं, तो आपके साथ हम बने रहेंगे एग्ज़ाम तक। और आप अगर हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं, हम अवेलेबल हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कनेक्ट हैं, टेलीग्राम और लिंक्डइन, और अब हमारा चैनल आ चुका है व्हाट्सएप पे भी, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं हमारे डोमेन नेम muftdot.shik शिक्षा, muft.shiksha .dot लिखना है, पॉइंट नहीं लगाना है। ये हमारा डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम से आप हमको किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर आपका
प्यार दिखाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को मौसम से बचा के रखिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए।